जय हिंद। साइंस विद प्रियंका क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो आपका पाचन तंत्र का लास्ट डे है, लगभग ये 5वां दिन है। आज के संपूर्ण रूप से यह पाचन तंत्र खत्म हो जाएगा। देखिए, इससे संबंधित जो भी आपको समस्या आता है, जो भी प्रॉब्लम्स आता है, आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं क्या चीज़ समस्या आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसके बाद एक वीडियो जाएगा आपका, इसमें जो घटना चक्र जो बुक है उसमें जितना भी पाचन तंत्र संबंधित जो भी प्रश्न पूछा गया है टोटल का टोटल कंप्लीट से कर देंगे। घटना चक्र बुक देना बस। इस बुक से लगभग जितना भी हुआ है, जितना भी इसमें पाचन तंत्र संबंधित जो भी पूछा गया है उसका कंप्लीट करवा देंगे। टोटल लगभग 41 प्रश्न है, वो आज ही कंप्लीट कर देंगे। लगभग समझिए अभी 11 बजे आपका लगभग क्लास का ये जो ये चलेगा क्लास, ये पाचन तंत्र का, ये 11 बजे अपलोड हो जाएगा। उसके बाद इसका लगभग शाम में होगा, ठीक है। तो उसमें जितना भी लगभग 40 प्रश्न है, 40 प्रश्न का कंप्लीट रूप से डील करेंगे। उसमें ऐसा भी नहीं होगा कि जैसे होता है ना कि प्रश्न आया, बाद में प्रश्न पूछा गया है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। अब एस्कॉर्बिक एसिड होता है तो ऑप्शन जैसे बी में एस्कॉर्बिक एसिड है तो एस्कॉर्बिक एसिड टिक मारे, उसके बाद हम आगे बढ़ गए। वैसा कोई प्रोसेस नहीं चलेगा, ठीक है। उसमें जो भी अब विटामिन सी से संबंधित ऐसा बात तो एग्जाम वही नहीं पूछेगा, बार बार वही चीज़ नहीं पूछता है। हो सकता है एग्जाम उससे रिलेटेड पूछ सकता है, हो सकता है कि ऐसा पूछ देगा कौन सा विटामिन जो कि घाव भरने का काम करता है, उसमें विटामिन सी होगा। कौन सा विटामिन जिसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है, उसमें विटामिन सी होगा। कौन सा विटामिन जो कि एक तरह से एंटीबॉडी हम लोग शरीर में बनाने का कार्य करता है, उसमें भी विटामिन सी होगा। ऐसा ये भी पूछ सकता है खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है, उसमें भी विटामिन सी हो जाएगा। अब इसी को घुमा के पूछ सकता है आपसे कि दही का खट्टा होने का कारण क्या होता है, तो उसमें फिर विटामिन सी नहीं होगा, क्योंकि उसका खट्टा होने का कारण लैक्टिक एसिड हो जाता है। तो देखिए, कोई भी चीज़ होता है उसका कॉन्सेप्ट संपूर्ण रूप से होता है ना। तो एग्जाम में अगर यदि बाय द वे PYQ सेम टू सेम ना पूछे, उससे रिलेटेड पूछ सकता है। तो यदि आप रिलेटेड भी कंप्लीट करते हैं तो आपका PYQ भी कंप्लीट होता है, उससे रिलेटेड भी कंप्लीट होता है। उसके साथ साथ जो भी ऑप्शन चारों होगा वो चारों ऑप्शन का व्याख्या होगा। ऐसे बहुत स्टूडेंट को ये लगता है कि जैसे 1 घंटा का यदि PYQ चल रहा है उसमें कम से कम 50 प्रश्न का डील हो जाता है ना, 1 2 3 करके, तो लगता है हाँ बहुत ज़्यादा हो गया। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं, अब 15 ही प्रश्न का डील कीजिए। यदि 15 का यदि संपूर्ण रूप से व्याख्या हो जाता है तो एक प्रश्न में टोटल यदि चारों ऑप्शन का व्याख्या होता है लगभग 20 से 25 प्रश्न का डील होता है। वही 15 प्रश्न का यदि हो जाता है, सोच सकते हैं लगभग 250 पहुँच जाएगा, 200 पहुँच जाएगा, ठीक है। कोशिश ये होना चाहिए कि उसका डिस्कशन संपूर्ण कंप्लीट रूप से हो। उससे ज़्यादा प्रश्न का डील होता है, बस संख्या में दिखता है कि हाँ 60 मिनट में 50 प्रश्न का वो जो होता है 50 प्रश्न का डील हुआ है। लेकिन उसमें सिंगल टिक मारने से क्या होगा, यदि हम सिंगल टिक मार देते हैं उससे आप खुद भी कर सकते हैं, बुक में भी कर सकते हैं, बुक में भी आंसर दिया हुआ रहता है। एक तरह टिक मार करके आगे बढ़ सकते हैं। जब हम उसको समझा ही नहीं रहे, उसका व्याख्या ही नहीं कर रहे हैं, तो आपको एक तरह से कहीं कोई भी क्लास करने से कोई फायदा नहीं है। वैसा तो आप बुक से भी कर सकते हैं। इसीलिए भी तत्काल अभी जो लास्ट अभी चला बचा है पाचन तंत्र का जो लास्ट डे आज है, आज कंप्लीट करके उसी को कंप्लीट से टोटल वीडियो आज डाल देंगे लगभग। चलिए, अभी तक जो भी चला था हम लोग का पाचन तंत्र में, चलिए लगभग जो है हम लोग भोजन का पाचन प्रक्रिया का मुख से शुरू करके हम छोटे यहाँ तक आ चुके थे। चलिए एक बार फिर से थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, समझना ध्यान से। जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट पहले किस रूप में टूटता है, माल्टोज के रूप में। किस रूप में, माल्टोज के रूप में। माल्टोज के बाद किस रूप में टूटता है, ग्लूकोज के रूप में, ठीक है। उसके बाद आपका जो प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन किस रूप में टूटता है, पहले टूटता है पेप्टॉन्स। किसमें, पेप्टॉन्स या पेप्टाइड में। क्या में, पेप्टाइड में। देखिए, बोलने का जो होता है हिंदी इंग्लिश दोनों का लगभग एक ही होता है। यदि हम इंग्लिश भी लिखते हैं प्रोटीन तो प्रोटीन उसको बोलते हैं, यदि इंग्लिश में भी लिखते हैं पेप्टॉन्स तो पेप्टॉन्स ही बोलेंगे। पेप्टाइड्स भी इंग्लिश में लिखेंगे पेप्टाइड्स ही होता है, ठीक है। उसके बाद जब ये फिर टूटता है किसमें, आपका अमीनो अम्ल में। किसमें टूटता है, अमीनो अम्ल में, अमीनो एसिड में। क्या हो गया, अमीनो अम्ल में। अब वही यदि हम वसा का पाचन शुरू करते हैं तो वसा एक ही बार में, वसा इसको कह सकते हैं, कैसे कहते हैं हम लोग, फैट या लिपिड्स कहते हैं, ठीक है। याद रखना हमेशा लिपिड, ज़्यादातर याद रखना लिपिड्स हम लोग ज़्यादा यूज करेंगे, ठीक है। चलिए, वसा जो होता है वसा एक ही बार में चेंज होता है। किसमें होता है इसका, वसीय अम्ल। क्या चीज़ आपका, वसीय अम्ल। और प्लस में क्या चीज़, ग्लिसरॉल। प्लस में क्या हो जाएगा, ग्लिसरॉल। बस याद रखिएगा, ठीक है। हम लोग मुख्य रूप से खाते यही चीज़ है, मतलब कि जो भोजन हम लोग जो खाते हैं, ठीक ना, तो वो मुख्य रूप से किस चीज़ के लिए खाते हैं, इसी कार्बोहाइड्रेट के लिए, प्रोटीन के लिए, वसा के लिए। आप जानते हैं कार्बोहाइड्रेट किसमें किसमें पाया जाता है, आपका चावल में पाया जाता है, जैसे आपका रोटी में भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है। प्रोटीन जैसे रोटी में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, अंडा में पाया जाता है, सोयाबीन में पाया जाता है, चना में पाया जाता है, ऐसा में क्या पाया जाता है, आपका प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद वसा जो हम लोग जो तेल जो खाते हैं, तेल में क्या पाया जाता है, आपका वसा पाया जाता है, ठीक है।
चलिए वो सब ग्रहण किए, उसके बाद हम लोग क्या प्रक्रिया में गुजरते हैं हम लोग, पाचन का प्रक्रिया। पाचन प्रक्रिया में इसलिए गुजरते हैं कि ये सब जो होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा जो होता है, इसका अणु जो होता है बहुत बड़ा होता है, ठीक ना। हम मुख में तो हम प्रवेश करवा लेते हैं अणु को, लेकिन वही अणु को हम लोग क्या कह सकते हैं, हम कोशिका के अंदर प्रवेश नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि कोशिका का साइज बहुत छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि हम खुली आंखों से देख नहीं पाएंगे। उसी के अंदर प्रवेश करवाने के लिए एक तरह से क्या करते हैं हम लोग, पाचन की प्रक्रिया करते हैं, ठीक है। अब क्यों उसके पास पहुंचाते हैं, इसलिए हम पहुंचाते हैं कि यही यदि कोशिका के अंदर पहुंचता है कार्बोहाइड्रेट, ये आपको ऊर्जा देगा। यही आपका यदि ऊर्जा देगा, इसमें हम कोई भी काम कर सकते हैं, चल फिर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, बोल सकते हैं, कोई भी काम कार्य करने के लिए क्या होता है, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ता है। यही कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, कोशिका के पास ऊर्जा, कोशिका में जाकर के माइटोकॉन्ड्रिया के पास ऊर्जा बनाने का कार्य करता है, जिससे हम लोग टोटल कार्य करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन क्या करता है, आपके कोशिका को विभाजन करता है। कोशिका का विभाजन करने से क्या चीज़ होता है कि उसमें क्या चीज़, चलिए देखते हैं। उसके बाद ये प्रोटीन क्या करता है, कोशिका विभाजन करता है। कोशिका विभाजन होने से क्या होता है, आपका जो भी घाव होता है, जख्म होता है, जो मांस वहाँ से कट जाता है, तो वहाँ के आसपास की कोशिका विभाजन करके क्या करता है, वह घाव को क्या करता है, भरने का काम करता है। हम लोग जो बहुत बच्चे थे, स्टार्टिंग में छोटे थे, उससे क्या होता है, धीरे धीरे डेवलप होकर हम लोग इतना बड़े हुए हैं, वो किससे होता है, कोशिका के विभाजन से होता है। और कोशिका का विभाजन करवाता कौन है, आपका यही प्रोटीन करता है, ठीक है। आपका जो वसा जो होता है, वसा क्या करता है, एक तरह से जो स्वाद में इसका इस्तेमाल करते हैं, तेल इसमें क्या होता है, स्वाद होता है, ठीक ना, स्वाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ साथ यह क्या करता है, आपके शरीर में चर्बी को बढ़ाने का काम करता है। उससे क्या होता है, आपको एक तरह से बाह्य जो आघात होता है, इसे देखिए क्या आपका अंदर, आपके अंदर में हृदय, ठीक है, उसके ऊपर से जो एक तरह से क्या होता है, इस ऊपर का जो लेयर जो होता है, ये क्या त्वचा के अंदर क्या होता है, वसा का लेयर होता है। वो क्या करता है, एक तरह से चोट को एक तरह से क्या करता है, बर्दाश्त करने का काम करता है, और अंदर के अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। यह वसा का मुख्य काम होता है। चलिए हम पाचन जो हम प्रक्रिया क्या चीज़ कर रहे थे, स्टार्टिंग जो होता है, जो भी हम भोजन जो भी था टोटल का टोटल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा को क्या किए थे हम लोग, मुख में क्या कहते हैं, ग्रहण किए थे। स्टार्टिंग कहाँ करते हैं भोजन का, हम यहाँ से करते हैं। और उसमें से मुख में जो, जिससे देखिए जो एंजाइम जिस अंग में होता है, वह एंजाइम वही काम करता है। ऐसा नहीं कि कोई एंजाइम मुख में निकल रहा है, वह एंजाइम जाकर के पेट में काम करेगा, ऐसा कोई बात नहीं होता। जो जिस अंग में जो एंजाइम निकलेगा, वही अंग में वह कार्य करता है। जैसे देखिए मुख में कौन सा एंजाइम निकलता है, सेलेब्री एमाइलेज एंजाइम। कौन सा, सेलेब्री एमाइलेज एंजाइम, या लार्ज एमाइलेज एंजाइम, या उसी को टाइलिन एमाइलेज एंजाइम कहते हैं, ठीक ना। ये क्या करता है, इसके पास कैपेसिटी होता है सिर्फ स्टार्च को पाचन करने का। क्या, किसका, स्टार्च का। स्टार्च क्या चीज़ है, कार्बोहाइड्रेट का पॉलीसेकेराइड है। मतलब कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट 3 ग्रुप में होता है। एक मोनोसेकेराइड होता है, जो कि सबसे सरल शर्करा है, नॉर्मल शर्करा है, ठीक ना, वह छोटा शर्करा सबसे है। उससे बड़ा होता है आपका डाइसेकेराइड होता है, सबसे बड़ा होता है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड में बहुत जटिल होता है, इसका जो जटिल होता है उसी का पाचन करेंगे। तो जटिल में क्या आता है, आपका स्टार्च पाया जाता, स्टार्च आता है, सेल्यूलोज आता है। सेल्यूलोज का जो पाचन हम लोग नहीं कर पाते, वो जानवर सब करता है। तो हम लोग क्या चीज़ करते हैं, स्टार्च का पाचन करते हैं। इसका मतलब जो भी स्टार्च होता है, क्या होता है, उसका पाचन कहाँ से शुरू होता है, मुख से होता है। स्टार्च किस में पाया जाता है, आपका चावल में पाया जाता है स्टार्च, और किस में पाया जाता है, आपका आलू में पाया जाता है स्टार्च, और भिन्न भिन्न चीज़ों में पाया जाता है, ठीक है। अब स्टार्टिंग क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है, मुख से शुरू होता है। कौन करवाता है, सेलेब्री एमाइलेज एंजाइम या टाइलिन एमाइलेज एंजाइम। वह एंजाइम के पास कैपेसिटी होता है कि वह सिर्फ स्टार्च को पचा सके, और ये प्रोटीन को वह नहीं पचा पाएगा, वसा को नहीं पचा पाएगा, ठीक है। तो जब इसको पचाता है, तो इसको क्या करता है, आंशिक रूप से कार्बोहाइड्रेट को, यानी कार्बोहाइड्रेट का ये स्टार्च के, ये इसी का रूप है, कार्बोहाइड्रेट का ही रूप है स्टार्च। इसको क्या करता है, आंशिक रूप से माल्टोज में बदलता है। मतलब संपूर्ण रूप से माल्टेज में नहीं बदला है, आंशिक रूप से होता है। क्या चीज़ कोई भी भोजन से ग्रहण करता है, वो जल्दी दिखाता है, ठीक ना। जल्दी दिखा करके इसे मुंह के पास रखा, तुरंत अंदर डाल दिया, तुरंत अंदर धकेल देता है। इससे क्या होता है कि एंजाइम्स के पास समय नहीं मिल पाता है कि उसको पचा पाए, ठीक है। जैसे देखिए अब रोटी जो होता है, रोटी कुछ देर तक उसको चबाइए, कुछ देर तक चबाइए, वो क्या होता है, आपको मीठा लगने लगता है। मीठा लगने का कारण क्या होता है, क्योंकि वह रोटी कुछ देर तक चबाने से क्या होता है, जो एंजाइम्स जो होता है उसके स्टार्च को माल्टोज में बदल चुका होता है। अब माल्टोज क्या होता है, स्वाद में क्या होता है, मीठा होता है। माल्टोज स्वाद में क्या होता है, मीठा होता है, इसलिए रोटी कैसा लगने लगता है, मीठा लगने लगता है, ठीक है। अब बताइए कार्बोहाइड्रेट किस में बदला, माल्टोज में, वो भी आंशिक रूप से, संपूर्ण रूप से नहीं। लेकिन इसका पाचन हुआ नहीं, वसा पाचन हुआ नहीं, इन दोनों को कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ यहाँ किसका हुआ, कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट किसमें बदला, माल्टोज में बदला। उसके बाद भोजन क्या हुआ, इसोफेगस के माध्यम से एक तरह से कहाँ आएगा, स्टोमच में आएगा। स्टोमच को क्या कहते हैं, अमाशय कहते हैं, इसी को पेट कहते हैं, इसी को जठर कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, किसका पाचन सिर्फ होता है, जिसका एंजाइम होगा उसी का पाचन होगा। यहाँ पे एक एंजाइम कौन सा निकलता है, आपका पेप्सिन निकलता है और रेनिन निकलता है। अब पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। जैसे आप दाल खाए, सोयाबीन खाए, एक तरह से आप जो है ना अंडा खाए, एक तरह से कोई मांस खाए, या
मूंगफली खाएं, जो भी है, इस समय क्या होता है, प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये सब प्रोटीन को पचाने का काम कौन करता है यहाँ पे, एंजाइम कौन है, पेप्सिन। क्या करता है, ये प्रोटीन को पचाने का काम करता है। हाँ, एक और एंजाइम होता है यहाँ पे रेनिन। रेनिन क्या करता है, पहले दूध में उपस्थित जो केसिन प्रोटीन होता है उसको क्या करता है, पैरा केसिन में बदलता है, और उसी पैरा केसिन को फिर यही पेप्सिन क्या करता है, उसको पेप्टोन या पेप्टाइड्स में बदलता है। इसका मतलब यही समझ लीजिए, इसमें जितना प्रोटीन है वो किस में कन्वर्ट होता है, यह प्रोटीन पेप्टोन या पेप्टाइड में कन्वर्ट होता है। ये भी संपूर्ण रूप से नहीं, आंशिक रूप से, संपूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन हाँ पाचन हुआ है। इसका मतलब आप कह सकते हैं, मुख में पाचन हुआ था कार्बोहाइड्रेट का, पेट में पाचन हुआ था प्रोटीन का, पोसे पेट पोसे प्रोटीन, ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखिए भोजन फिर कहाँ था, अमाशय से छोटी आंत में, कहाँ आता है, छोटी आंत में। इसका मतलब हम लोग यहाँ से कहाँ आ चुके हैं, यहाँ आ चुके हैं, यहाँ तक आ चुके हैं, ठीक है। अब छोटी आंत में क्या होता है, 3 प्रकार का रस निकलता है। एक लीवर जो होता है अपना पित्त रस देता है, लीवर क्या होता है, अपना पित्त रस देता है, यानी यकृत जो होता है, समझिए ध्यान से, यकृत जो होता है क्या करता है, अपना पित्त रस देता है, पित्त रस देता है। इस पित्त रस में क्या पाया जाता है, पित्त लवण पाया जाता है। या पित्त लवण क्या करता है, यही पित्त लवण क्या करता है, वसा का क्या करता है, पायसीकरण करता है। क्या करता है, पायसीकरण करता है। पायसीकरण मतलब क्या होता है, इमल्सिफिकेशन। क्या करता है, इमल्सिफिकेशन। यह एक प्रक्रिया होता है जो वसा के बड़े अणु को क्या करता है, तोड़ करके क्या करता है, उसको छोटा करता है। वसा के बड़े अणु को क्या करता है, तोड़ करके उसको छोटा करने का काम करता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, एक तरह से ये जो वसा जो है, वसा टूट करके लगभग कुछ क्या हो गया, ये भी वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो चुका है। ये कौन कर दिया, आपका पित्त लवण कर दिया। इसका मतलब थोड़ा सबका हुआ है अभी तक, ठीक है। यह कहाँ कौन करता है, आपका पित्तरस करता है। आप पित्तरस कहाँ साबित होता है, आकर के निकलता है तो यहाँ यकृत से जमा कहाँ होता है, आपका छोटी आंत का जो 3 पार्ट होता है, ऊपर का पार्ट डेडुनम, बीच का पार्ट जेजुनम, नीचे का पार्ट इलियम। यह जो डेडुनम पार्ट होता है, यहीं पे आपका पित्तरस आता है। बोले तो यहाँ से डेडुनम पार्ट में 3 प्रकार का रस होता है। एक आपका लीवर देगा, एक आपका अग्न्याशय देगा, एक आपका खुद का खुद यहीं पे निकालता है, कौन, आपका छोटी आंत निकालता है। तो लीवर जो दिया समझ में आ गया होगा। और यकृत जो निकलता है, जो सॉरी पैनक्रियाज जिसको अग्न्याशय कहेंगे, या अग्न्याशय जो पीला सा पत्ता से दिख रहा है, ठीक ना, ये क्या करता है आपका, तो एक रस निकलता है और उसको हम क्या कहते हैं, अग्न्याशय रस कहते हैं। उसमें क्या क्या छिपाया जाता है, समझिए ध्यान से। अग्न्याशय रस यानी पैनक्रियाटिक जूस इसको कहेंगे, ठीक है। तो अग्न्याशय रस जो होता है, ठीक है, तो उसमें क्या क्या चीज़ पाया जाता है, समझिए ध्यान से। इसमें 3 प्रकार का एंजाइम्स पाया जाता है। कितना प्रकार का, 3 प्रकार का एंजाइम्स पाया जाता है। कौन कौन याद रखिएगा, नॉर्मल याद करने का ट्रिक याद रखिएगा, LAT लात। क्या याद रखना है, LAT लात, ठीक है। L मतलब क्या हो गया, लाइपेज। L मतलब क्या हो गया, लाइपेज। A मतलब क्या हुआ, एमाइलेज। A मतलब क्या हुआ, एमाइलेज। T मतलब क्या हो गया, ट्रिप्सिन। T मतलब क्या हो गया, ट्रिप्सिन। याद रखिएगा। L मतलब लाइपेज, देखिए LIP, और यहाँ पे भी देखिए लिपिड्स में भी क्या होता है, LIP, ठीक ना। जहाँ पे भी LIP एक तरह से क्या हो गया, ये लाइपेज और ये क्या है, लिपिड्स। इसका मतलब समझिएगा ध्यान से, यह क्या करता है कि इसी को पाचन करने का काम करता है। उठा लो, किसका फोन है, बात कर लो बाहर जाके, ठीक है। तो ये क्या करता है, लाइपेज। ये क्या है, एक तरह से क्या है, आपका लिपिड्स है। इसका मतलब सॉरी, ये लिपिड्स जो होता है, इसी को ये लाइपेज क्या करता है, एक तरह से पचाने का काम करता है। तो स्ट्रिक बता दिए, LIP और यहाँ पे भी हो गया, ठीक है, समझ ध्यान से। ये क्या करता है लाइपेज, ये कुछ आंशिक रूप से जो पित्त लवण, ये क्या था, पित्त लवण जो वसा से निकला हुआ था, थी से यकृत से निकला हुआ था, वसा को एक तरह से पायसीकरण जो किया था, कुछ रूप में बदला था। लेकिन यह लाइपेज क्या करता है, यह संपूर्ण रूप से वसा को वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदल देता है। यह लाइपेज क्या करता है, वसा को क्या करता है, संपूर्ण रूप से वसीय अम्ल में प्लस ग्लिसरॉल में बदल देता है, प्लस ग्लिसरॉल में बदलता है संपूर्ण रूप से। इसका मतलब समझ लीजिए कि जो अग्न्याशय रस में जो लाइपेज था वो वसा का संपूर्ण पाचन कर दिया। यानी इसका मतलब जैसे देखिए, अगर यदि कार्बोहाइड्रेट से हमको जब ग्लूकोज मिल जाता है, समझ जाएंगे कार्बोहाइड्रेट का संपूर्ण पाचन हो गया। प्रोटीन में से यदि पाचन होते थे, अमीनो अम्ल मिल गया, हम समझ जाएंगे संपूर्ण पाचन हो गया। वसा से यदि वसीय अम्ल ग्लिसरॉल मिल गया तो हम समझेंगे संपूर्ण पाचन हो गया। इसी तरह से लाइपेज क्या किया, वसा को संपूर्ण रूप से वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदल दिया है, वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदल चुका है। इसका मतलब क्या होगा, वसा का संपूर्ण पाचन हो चुका है। यह क्या आपका एमाइलेज, यह क्या आपका एमाइलेज है। देखिए एमाइलेज क्या करता है, नॉर्मली समझिएगा ध्यान से, यहाँ से जो आपका जो
मुंह से जो स्रावित जो होता है आपका एंजाइम क्या था, लार्य एमाइलेज एंजाइम। क्या था, लार्य एमाइलेज एंजाइम। इसका मतलब क्या हो गया कि लार में उपस्थित एंजाइम जो था उसको क्या करते हैं हम, लार्य एमाइलेज एंजाइम। इसका मतलब समझिए ध्यान से, एमाइलेज एंजाइम क्या कर रहा था, यहाँ पे भी था और एमाइलेज एंजाइम यहाँ पे भी है, सेम टू सेम है। वह लार में था तो उसको लार्य एमाइलेज एंजाइम कह रहे थे, और ये कहाँ है आपका, अग्न्याशय रस में है। तो जब वहाँ का एमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को पचा रहा था, तो यहाँ का भी एमाइलेज एंजाइम क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट को ही पचाएगा। ठीक है, तो ये क्या कहता है, यहाँ का एंजाइम क्या क्या था, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट में उपस्थित जो स्टार्च जो था, स्टार्च को किस में बदला था, माल्टोज में। और आंशिक रूप से कहाँ से, देखिए ये जो कार्बोहाइड्रेट किस में बदला था, माल्टोज में, या आंशिक रूप से बदला था वो। लेकिन अब जो बचा खुचा है एक तरह से क्या होता है, ये काम कर लेता है। इससे कोई तरह से चेकिंग होता है, चेकिंग के दौरान क्या होता है कि भाई कोई अपराधी क्या होता है, यहाँ से भाग गया, पुलिस चेक कर रहा है, यहाँ से अपराधी यहाँ से भाग गया, भागने के बाद क्या होता है, यदि वहाँ भी आगे चल के पुलिस होता है, उसको क्या करेगा, उसको कैच करने का काम करेगा। कुछ होता है यहाँ पकड़ा जाता है, कुछ आगे पकड़ा जाता है, सेम बात है। यदि पुलिस दोनों जगह है तो दोनों जगह पुलिस सेम काम करेगी, सेम बात वही है। यहाँ पे जो एमाइलेज है, एमाइलेज यहाँ भी कार्बोहाइड्रेट को पचा रहा था, तो यहाँ से जो छूटा था, भागा हुआ था, बचा हुआ था, उसको ये क्या करता है, एमाइलेज संपूर्ण रूप से उसको पकड़ के पचा देता है। किस में बदल देता है, माल्टोज में। इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट संपूर्ण रूप से 100% माल्टोज में बदल चुका है। ठीक है, चलिए, लेकिन अभी तक ग्लूकोज हमको प्राप्त नहीं हुआ। और यहाँ तक में 100% पाचन, संपूर्ण रूप से पाचन किसका हो चुका है, संपूर्ण पाचन हो चुका है, किसका, वसा का। अब वही बचा है अभी का, प्रोटीन का बचा है, अमीनो अम्ल बदलना और इधर बदलना, ये अभी माल्टोज तक ही आया। उसके बाद देखिए ये क्या करता है आपका, ये हो गया आपका स्टार्च का पाचन करता है। क्या करता है ये, स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। किसमें बदलता है, स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। ठीक है, अब ये ट्रिप्सिन है, याद करने का इसका भी ट्रिक है, TRIP, पी है ना, और उसके बाद क्या होता है, पी मतलब क्या होता है, प्रोटीन भी होता है और ट्रिप है। ठीक है, याद करने की ये भी ट्रिक है, या तो आप समझ ही चुके होंगे, जब लाइपेज वसा का पाचन कर रहा है, एमाइलेज आपका जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर रहा है, तो ट्रिप्सिन भी क्या करेगा, बचा एक प्रोटीन, तो प्रोटीन का ये पाचन करता है। ये प्रोटीन को क्या करता है, समझिएगा ध्यान से, यहाँ भी जो पेट के पास जो भी था प्रोटीन, उसको आंशिक रूप से यानी संपूर्ण रूप से नहीं पचा हुआ था पेप्टोन्स या पेप्टाइड्स में, तो उसको क्या करता है, आंशिक रूप से पहले वहाँ पचा हुआ था ना, तो अब ये ट्रिप्सिन क्या करेगा, ये प्रोटीन को संपूर्ण रूप से पेप्टोन्स या पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देगा। कितना, 100% मिल गया है। और साथ ही साथ ट्रिप्सिन ये भी करता है कि कुछ कुछ क्या करता है, आंशिक रूप से अमीनो अम्ल में भी कन्वर्ट कर देता है। कौन, यही ट्रिप्सिन क्या करता है, लगभग जो ना कुछ क्या करता है, आंशिक रूप से अमीनो अम्ल में भी कन्वर्ट कर देता है। जो बचा खुचा रहता है वो कार्बोक्सी पेप्टाइड जो होता है वो क्या करता है, एक तरह से पेप्टाइड्स को संपूर्ण रूप से अमीनो अम्ल में कन्वर्ट करता है। लगभग समझ लीजिए ट्रिप्सिन ही कर देता है लगभग काम, 100% जो होता है पाचन ट्रिप्सिन ही कर देता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक हम लोग समझ चुके थे। अब देखिए क्या क्या चीज़ आपको हो चुका है, आपका लगभग देखिए प्रोटीन का पाचन कन्फर्म हो चुका है। ये प्रोटीन का संपूर्ण पाचन हो चुका है, वसा का संपूर्ण पाचन हो चुका है। अब सिर्फ बचा है क्या चीज़, कार्बोहाइड्रेट का। पहले स्टार्ट हुआ था कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है, अब लास्ट में भी बचा हुआ किसका भी, कार्बोहाइड्रेट का। इसको ग्लूकोज में बदलना बाकी है। तो ग्लूकोज में बदलने का काम कौन करता है, आपको 3 रस बोले थे, अभी तक क्या क्या चीज़ पढ़े, अभी पित्तरस पढ़े, पित्तरस क्या किया था, वसा को कन्वर्ट किया था। अब क्या चीज़ पढ़े, अग्न्याशय रस पढ़े, अग्न्याशय रस ये कार्य किया था। एक और रस होता है जिसको हम क्या कहते हैं, आंतीय रस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम, आंतीय रस कहते हैं। चलिए, आंतीय रस जो होता है, इंटेस्टाइन जूस इसको कहेंगे। आंतीय रस को क्या कहेंगे हम लोग, इंटेस्टाइन जूस। ठीक है, ये क्या करता है, 3 प्रकार का एंजाइम निकलता है। जैसे देखिए फर्स्ट एंजाइम हो गया, इसका हो जाएगा माल्टोज। क्या हो जाएगा, माल्टोज, याद रखिएगा, जिसमें सॉरी माल्टोज नहीं होगा, माल्टेज होगा। क्या होगा, माल्टेज होगा। देखिए परखने का इसमें तरीका है, कौन एंजाइम्स है कौन कार्बोहाइड्रेट है। तो जिसमें ASE लगा हो, क्या लगा हो, ASE, वो हो गया आपका एंजाइम। यह माल्टेज क्या करता है, जो माल्टोज जो था, कौन था, जो माल्टोज जो था, वो माल्टोज को क्या बदलता है, उसको ग्लूकोज में बदलता है। एक यदि माल्टोज यदि टूटता है तो उससे 2 ग्लूकोज निकलता है। क्या निकलता है, 2 ग्लूकोज निकलेगा। क्या चीज़, 2 ग्लूकोज निकलेगा। आप पूछ सकते हैं कि यदि हम डायरेक्ट माल्टोज यदि प्राप्त करना चाहेंगे, ऐसे तो स्टार्च से पचने के बाद माल्टोज आया हुआ था, यदि हम डायरेक्ट माल्टोज यदि हम प्राप्त करना चाहेंगे तो किस में मिलेगा हमको, जो अंकुरित जो चना होता है, एक तरह से जो भी मूंग होता है उस समय पाया जाता है। ठीक ना, इसलिए क्या होता है, जो भी लड़का रनिंग करता है, दौड़ता धूपता है, ठीक ना, उसको क्या कहता है, चना खाइए। चना में क्या होता है, आपको 2 सैकराइड्स का जो होता है ना, मोनोसैकराइड्स का, दोनों आपको ग्लूकोज मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। उसके बाद दूसरा एक तरह देख सकते हैं सुक्रेज। क्या चीज़ है,
सुक्रेज। सुक्रेज क्या करता है, ये भी क्या है, एज है, ये भी क्या प्रकार का है, एंजाइम है। सुक्रेज किसको पचाता है, सुक्रोज को पचाता है। किसको पचाता है, सुक्रोज को पचाता है। ये किसको पचाता है, आपका सुक्रोज को पचाता है। लेकिन जब सुक्रोज टूटता है तो क्या चीज़ बदल, किस में बदलता है, आपका ग्लूकोज में प्लस फ्रक्टोज में। किसमें बदलता है, आपका ग्लूकोज में प्लस फ्रक्टोज में। यदि आप सुक्रोज बोलिएगा, सुक्रोज किस में पाया जाता है, सुक्रोज पाया जाता है आपका गन्ना का जूस जो होता है उसमें पाया जाता है, चीनी में पाया जाता है। ठीक है, यदि गन्ना का जूस पीते हैं या एक तरह से चीनी का, अगर चीनी का यूज़ करते हैं तो उसको पचाने के लिए कौन सा होता है, आपका सुक्रेज होता है। ठीक है, अब देखिए तीसरा आपका हो गया क्या चीज़, लैक्टेज। क्या हो गया, लैक्टेज एंजाइम किसको पचाता है, लैक्टोज को। किसको, लैक्टोज को। किसको, लैक्टोज को। ये क्या करता है, ये लैक्टोज जो होता है, लैक्टोज किसमें पाया जाता है, आपका दूध वाली शर्करा। ये लैक्टोज क्या, आपका दूध वाली शर्करा, दूध में पाया जाता है। तो इस ये लैक्टोज का जब पाचन होगा तो ये किसमें बदल जाएगा, आपका ग्लूकोज में। किसमें बदल जाएगा, ग्लूकोज में प्लस क्या चीज़ में बदल जाएगा, आपका गैलेक्टोज में। क्या चीज़ में, गैलेक्टोज में। ठीक है, अब देखिए हमको लगभग सबसे क्या हो रहा है, हमको ग्लूकोज मिल जा रहा है ना, इससे भी ग्लूकोज मिल जा रहा है, इससे भी ग्लूकोज मिल जा रहा है, इससे भी ग्लूकोज मिल जा रहा है। हमको तो ग्लूकोज में ही कन्वर्ट करना था ना कार्बोहाइड्रेट को। इसका मतलब क्या होता है, छोटी आंत के डेडुनम पार्ट आते आते, छोटी आंत के डेडुनम पार्ट में सब चीज़ संपूर्ण रूप से सबका पाचन हो चुका रहता है, सबका संपूर्ण रूप से पाचन हो चुका रहता है। ठीक है, अब समझते हैं ध्यान से, यहाँ पर पाचन हो गया, उसके बाद की क्या कहानी है इसका। देखिए डेडुनम पार्ट में क्या हो चुका है, आते आते जो कार्बोहाइड्रेट था, कार्बोहाइड्रेट जो था एक तरह से क्या, पहले क्या थी माल्टोज से, फिर क्या में ग्लूकोज में बदल चुका था। हमको तो ग्लूकोज ही चाहिए था, ग्लूकोज में बदल चुका है। और जो प्रोटीन था वो प्रोटीन किस में बदल चुका है, आपका संपूर्ण रूप से अमीनो अम्ल में, अमीनो अम्ल में। ठीक है, उसके बाद जो वसा है, वसा आपका किस में बदल चुका है, आपका वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में, प्लस ग्लिसरॉल में बदल चुका है। ठीक है, एक तरह समझिए हम लोग यहाँ से पाचन कर करके क्या किए, हम लोग भोजन को संपूर्ण रूप से पचा चुके हैं। यानी ग्लूकोज का मिलना यानी कार्बोहाइड्रेट का संपूर्ण पाचन होना, अमीनो अम्ल का मिलना यानी प्रोटीन का संपूर्ण पाचन होना, वसा का मिलना यानी वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल का संपूर्ण पाचन होना। इसका मतलब क्या हो गया, हमको भोजन मेरा हम लोग का संपूर्ण रूप से पाचन, उसका पाचन प्रक्रिया समाप्त हो चुका है। तो पाचन प्रक्रिया संपूर्ण रूप से समाप्त कहाँ हुआ, तो छोटी आंत जो पीला पीला दिख रहा है क्या, छोटी आंत है। छोटी आंत का ऊपर का भाग जो होता है ये होता है डेडुनम, बीच का जेजुनम, लास्ट का क्या कहलाता है, आपका इलियम कहलाता है। ठीक ना, तो इसका मतलब डेडुनम पार्ट में क्या हो गया, भोजन का संपूर्ण रूप से पाचन हो चुका है। उसके बाद जो जेजुनम जो होता है, ठीक ना, डेडुनम को एक तरह से हम ग्रहणी भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, ग्रहणी भी कहते हैं। ग्रहणी मतलब क्या होती है, गृहिणी नहीं, गृहिणी मतलब होता है जो घर में जो भी कार्य होता है उसको संपादित करने वाली होती है, उसको हम गृहिणी कहते हैं। ये क्या है, ग्रहणी है। ठीक है, उसके बाद ये क्या हो गया आपका जेजुनम। जेजुनम में क्या होता है, कुछ नहीं होता। जेजुनम में कोई प्रक्रिया नहीं होती, पाचन का कोई किसी भी प्रकार का प्रक्रिया नहीं होता। बस डेडुनम जो भोजन पचा हुआ होता है वो क्या होता है, सिर्फ जेजुनम के माध्यम से आगे बढ़ता है। बढ़ते हुए कहाँ आता है, आपका इलियम पार्ट में आता है। कहाँ आता है, इलियम पार्ट में आता है। अब समझिए ध्यान से, इलियम में भी क्या आता है, भोजन का पाचन नहीं होता। भोजन का पाचन की प्रक्रिया समाप्त हो चुका है आपका डेडुनम में ही। जेजुनम में तो होता ही नहीं पाचन। जब पाचन हो ही चुका है तो उसका क्या चीज पाचन करना। अब बताइए, जब ये कन्वर्ट हो चुका ग्लूकोज को, ग्लूकोज चाहिए था, ग्लूकोज मिल गया। अमीनो अम्ल चाहिए था, अमीनो अम्ल मिल गया। वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल चाहिए था, हमको मिल गया। अब क्या पाचन करना, अब इतना छोटा हो गया कि इसको हम कोशिका के अंदर से भी प्रवेश करवा देंगे। अब अब क्या करना छोटा करके, अब छोटा होगा भी नहीं है, इतना ही छोटा हो पाता है। तो हम पाचन हम क्यों करें उसके बाद, इसका मतलब डेडुनम में ही पाचन संपूर्ण रूप से हो चुका है छोटी आंत का। अब यहाँ जेजुनम से आगे बढ़ेगा, उसके बाद बचा है अब क्या चीज़। जब भोजन का पाचन हो चुका है तो बचा है क्या चीज़, अब कौन सा स्टेज है जो कि बचा हुआ है। चलिए उस स्टेज के बारे में समझते हैं। चलिए, हम आपको बताए थे स्टार्टिंग में, जो पाचन का जो अवस्था जो होता है, स्टेज ऑफ डाइजेशन, यानी पाचन की अवस्था। पाचन की अवस्था, पाचन की प्रक्रिया क्या चीज़ था। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, भोजन को पचाने के लिए क्या करना पड़ता है। सबसे पहले बाहर में रखा हुआ है भोजन पच जाएगा, नहीं, उसको क्या करते हैं हम लोग, अंदर डालते हैं, मुंह में अंदर डालते हैं। उसको क्या कहते हैं हम लोग, इंजेक्शन। क्या कहते हैं, इंजेक्शन। इंजेक्शन मतलब क्या हो गया, अंतःग्रहण। क्या हो गया, अंतःग्रहण। मतलब भोजन तो अंदर ले लिए थे, ठीक है, मुंह के पास। दूसरा क्या होता है आपका, डाइजेशन। दूसरा क्या होता है आपका,
डाइजेशन। डाइजेशन मतलब क्या हो गया, पाचन। हाँ, पाचन क्या हो गया है, मुंह में जैसे लिए, मुख से ही पाचन का शुरुआत हुआ, स्टार्टिंग पाचन मुख से ही हुआ। अब पाचन होते 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 क्या होता है, यहाँ पे छोटी आंत का जो डेडुनम पार्ट जो था, ये ऊपर वाला डेडुनम पार्ट था, वहाँ भोजन का पाचन भी हो गया, ये भी प्रक्रिया समाप्त हो गया। ठीक है, अब तीसरा काम क्या होता है, एब्सॉर्प्शन। क्या होता है आपका, एब्सॉर्प्शन। तीसरा काम क्या होता है, एब्सॉर्प्शन। एब्सॉर्प्शन मतलब क्या आता है, अवशोषण। एब्सॉर्प्शन मतलब क्या था, अवशोषण। अब समझिएगा ध्यान से, जो भोजन पच चुका है, ठीक है, उसको क्या करता है, यह जो छोटी आंत है ना, छोटी आंत में एक संरचना होता है उंगली की तरह, इससे उंगली दिख रहा नहीं है, ये उंगली की तरह दिखता है वो। ठीक है, अब वो संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, विली या विलाई कहते हैं, विली या विलाई कहते हैं। वो क्या करता है, जो भोजन पचा हुआ है ना, या जो ग्लूकोज है, अमीनो अम्ल है, वसी अम्ल एवं ग्लिसरॉल है, इस सब को क्या करता है, अवशोषित करता है। ये सब क्या करता है, अवशोषित करता है। कौन करता है, आपका विली विलाय अवशोषित करता है। और क्या चीज़ को अवशोषित करता है, एक वो जो बोले थे, ये तो क्या था, बड़ा अणु में से तोड़ के छोटा किए थे, और एक छोटा अणु वाला जो था, क्या था आपका, खनिज लवण था। क्या था आपका, खनिज लवण था, विटामिन्स था। ठीक है, वो सबको कौन अवशोषित करता है, वो सबको भी यही इसी में उपस्थित जो उंगलीनुमा संरचना जो है, विली विलाई जो होता है, वही अवशोषित करता है। क्यों, उन लोग का तो पाचन किए नहीं थे, उन लोग का पाचन का जरूरत ही नहीं था। वो क्या था, छोटा अणु था, वो तो क्या था, डायरेक्ट यहाँ मुंह के पास लिए, वो चुपचाप सीधे आते चला गया, कहाँ तक, यहाँ तक आ गया, वही विली विलाई तक आ गया, यानी छोटे आंत के इलियम पार्ट तक आ गया। वो उसका तो पाचन होना नहीं था, उसको क्या मतलब। हाँ, पाचन किसका होना था, जो बड़ा था। बड़ा कौन कौन था, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा था, उसको हम पाचन करते हुए लेकर के आए। वो तो ऐसे दौड़ते हुए चला आया, कौन, खनिज लवण, आराम से तुरंत यहाँ पहुँच गया। अब इसका पाचन था, उसको थोड़ा थोड़ा लेट लगा, अभिक्रिया करना पड़ा। ठीक है, चलिए, अब सबका यानी जो भी खनिज लवण है और जो पोषक तत्व है, ये आपका कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा जो पचा हुआ रूप है, उसको सबको क्या करता है आपका, या जो आपका विली विला क्या करता है, अवशोषित करता है, अपने में खींच लेता है। ठीक है, अब खींच लेना, जो अपने में अवशोषित करके रख लेना जो होता है, वो क्या कहलाता है आपका, ये अवशोषण कहलाता है। और उसके बाद अवशोषित करने के बाद जो अच्छा चीज़ का हम क्या बोले थे, जो भी अच्छा चीज़ है बॉडी के लिए, जो फायदेमंद होता है, बॉडी क्या करता है, उसको रख लेता है। वही किया, विली विला क्या किया, उसको रख लिया अपने पास, और रख लेगा, वही जो रखा है ना, अवशोषित जो कर लिया है, उसको कहते हैं अवशोषण। उसके बाद चौथा आपका काम होता है एसिमिलेशन। क्या होता है आपका, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन इसको हम कहते हैं स्वांगीकरण। क्या कहते हैं हम लोग उसको, स्वांगीकरण। आप समझिएगा ध्यान से, यह स्वांगीकरण। स्वांगीकरण क्या चीज़ है कि अब वह तो विली विला क्या कहते हैं, देख लीजिए विली विला कैसा आता है, समझ ध्यान से। ये देख लीजिए, ये क्या है आपका, छोटी आंत का जो इलियम पार्ट का ये नली है, उसमें देखिए कितना उंगलीनुमा संरचना है, पूरा भरा पड़ा है चारों तरफ। ठीक ना, उसी को जूम करके ये देखिए। ठीक है, अब ये क्या किया, एक तरह से यही संरचना है। इसी में क्या होता है, देखिए लाल 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 जैसा दिख रहा है, जो एक तरह से क्या होता है, रक्त वाहिका होता है। क्या होता है, रक्त वाहिका होता है। अब क्या करता है कि जो रक्त वाहिका मतलब क्या होता है आपका, नस। नस में क्या पाया जाता है, खून पाया जाता है। वो क्या करेगा, ये विली विला क्या करेगा, अवशोषित करके, जो भी शरीर के लिए फायदेमंद है, अवशोषित करके किस में डाल देगा, रक्त में डाल देगा। और रक्त क्या होता है, हमारे शरीर के सभी अंगों तक दौड़ते रहता है, हर जगह हर जगह, लगभग शरीर का प्रत्येक कोशिका। कोशिका मतलब क्या, हर हम लोग का बॉडी का जो भी पार्ट है, सब किससे बना हुआ है, कोशिका से। टोटल का टोटल, कोई भी अंग ले लीजिए, सब कोशिका से बना हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, सभी कोशिकाओं तक क्या करता है, वह रक्त भी क्या होता है, हर कोशिका तक पहुँचता है। रक्त हर कोशिका तक पहुँचता है, वही रक्त के माध्यम से शरीर के सभी कोशिकाओं तक क्या होता है, पोषक तत्व को पहुँचाने का काम करता है। कौन एक तरह से करता है, एक तरह से ये एक तरह से क्या करता है, विली विलाय, तो अवशोषित करने का काम किया, अवशोषित करके किस में दे दिया, रक्त में दे दिया। अब देखिए, अवशोषित करना मतलब क्या, अवशोषण प्रक्रिया हो गया, और उसके बाद रक्त में ही डाल देगा, और रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में फैलने की प्रक्रिया क्या कहलाता है आपका, यही स्वांगीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, स्वांगीकरण कहलाता है, रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में फैलने की प्रक्रिया। ठीक है, अब देखिए, जो जो शरीर के लिए फायदेमंद था, वो तो अवशोषित करके हम दे दिए कोशिका के, सभी कोशिका के पास पहुंचा दिए। अब सब कोशिका क्या बनाएगा आपका, या कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज उसको मिल जा रहा है, ग्लूकोज से ऊर्जा बना लेगा। ठीक है, प्रोटीन मिल जा रहा है तो कोशिका विभाजन कर लेगा, और एक तरह से वसा मिल जा रहा है तो क्या करेगा, एक तरह से हम लोग के बॉडी की सुरक्षा के लिए करेगा। इसका मतलब सब कोशिका अपना अपना काम करना शुरू कर देगा, सबके पास क्या हो गया, पहुंच चुका है। जो फायदा वाला चीज़ था वो तो पहुंच चुका है। लेकिन अब समस्या इस चीज़ का होता है कि जैसे देखिए, आप गन्ने के जूस के दुकान में जाते हैं तो वहाँ क्या आता है, जैसे कि गन्ना का जो जूस जो होता है वो एक और निकलता है, तो उसका तो हम क्या करते हैं, लेकर उसको हम पी लेते हैं, हमको फायदा का चीज़ था। और जो अपशिष्ट था, जो गंदगी था, जो लकड़ी बचा हुआ था सूखा, जिसमें कुछ नहीं था, उसको क्या करते हैं, हम लोग बाहर फेंकते हैं। ठीक है, सेम वही बात होता है कि इलियम के पार्ट में क्या था, विली विला क्या था, जो शरीर के लिए फायदेमंद था, उसको अवशोषित कर करके
ब्लड में दे दिया, अब ब्लड सब तक पहुंचा दिया, यहाँ मुंह या सर में पहुंचा दिया, इस हाथ में पहुंचा दिया, इस हाथ में पहुंचा दिया, एक तरह से जितना बॉडी का पार्ट्स है पैर तक पहुंचा दिया, सबको पहुंचा दिया। लेकिन जो अवशिष्ट चीज़ है जो शरीर के लिए अब फायदेमंद नहीं है, उसको क्या करता है हमारा शरीर बाहर निकलता है। बाहर निकालने के लिए क्या करेगा, समझिएगा ध्यान से। यही जो इलियम जो पार्ट होता है, इलियम जो होता है छोटे अंग का सबसे नीचे का पार्ट जो होता है इलियम होता है, ये क्या करता है, जुड़ा होता है किससे, इस बड़ी आंत से। अब समझिएगा ध्यान से, आप बोलिएगा ये बड़ी आंत छोटी आंत में क्या अंतर है। देखिए ध्यान से कि लंबाई के आधार पर छोटी आंत ही लंबा लगभग 6 मीटर होता है, 6 से 7 कहीं रहता है, ठीक ना, 6 से 7 मीटर लंबा सबसे ज़्यादा यही रहता है। और यह बड़ी आंत का लंबाई मात्र 1.5 मीटर है। इसको बड़ी आंत इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका व्यास अधिक है, यह मोटा ज़्यादा होता है, ठीक ना, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, बड़ी आंत कहते हैं। अब जो भी अवशिष्ट चीज़ है जो कि भोजन अपचित है, इसको पचा नहीं सकता, जो शरीर के लिए अब गंदगी है, शरीर के लिए नुकसानदेह है, तो यह क्या करेगा, इलियम पार्ट क्या करता है, एक तरह से इससे जुड़ा हुआ रहता है बड़ी आंत से, उसको किसको दे देगा, इसको बड़ी आंत को दे देगा। बड़ी आंत को कौन दे दिया, छोटी आंत। क्या चीज़ दे दिया, जो अवशिष्ट चीज़ है शरीर के लिए फायदेमंद नहीं है। अब बड़ी आंत इसको लेकर के इस माध्यम से, सब क्या है, बड़ी आंत का भाग इस माध्यम से जाते 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 क्या करेगा, तरह से या एनस के माध्यम से, गुदा के माध्यम से, या इसको मल द्वार कह सकते हैं, इसके माध्यम से क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। ठीक है, अब चलिए, अब हमको समझना है ये बड़ी आंत का फंक्शन के बारे में, बड़ी आंत किस प्रकार से कार्य करता है उसको लेकर के। चलिए बड़ी आंत के बारे में थोड़ा समझते हैं। बड़ी आंत के कितने पार्ट्स हैं। बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। अब समझिए ध्यान से, बड़ी आंत मुख्यतः तीन प्रकार तीन भाग में होते हैं, कह सकते हैं, प्रकार नहीं कह सकते, प्रकार तो एक ही है बड़ी आंत का, 3 भाग में होते हैं। पहला जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सीकम। क्या कहते हैं इसको हम, सीकम। उसके बाद दूसरा भाग होता है उसको हम कहते हैं कोलोन। क्या कहते हैं, कोलोन। और सबसे लास्ट भाग को हम क्या कहते हैं हम लोग, रेक्टम। क्या कहते हैं, रेक्टम। समझिए ध्यान से। देखिए सीकम जो होता है, सीकम यहाँ से समझ लीजिए, यहाँ से जब शुरू हुआ तो यहाँ तक के भाग को हम क्या कहते हैं हम लोग, सीकम कहते हैं। उसके बाद यहाँ से ले करके, यहाँ से ले करके, यहाँ से ले करके यहाँ तक के पार्ट को हम लोग कहते हैं कोलोन। क्या कहते हैं, कोलोन कहते हैं। बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग क्या होगा आपका, कोलोन होता है, ये कोलोन होता है। और उसके बाद फिर क्या कहलाता है आपका, यहाँ से नीचे ये क्या टोटल क्या कहलाता है आपका, रेक्टम कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, रेक्टम। ठीक है, इसको एक तरह से क्या होता है, इसी में आपका क्या होता है, जुड़ा रहता है, क्या चीज़, एनस जुड़ा होता है। ठीक है, अब समझिए ध्यान से, अगर हिंदी इसका लेते सीकम लिखे तो उंडक रहता है लिखा हुआ, ठीक है, क्या होता है, उंडक। ठीक है, अब कोलोन का क्या होता है, बृहदांत। क्या होता है, बृहदांत। ठीक है, और रेक्टम क्या हो गया आपका, मलाशय। क्या हो गया आपका, मलाशय। चलिए अब क्या क्या चीज़ है इसमें आप समझते हैं ध्यान से। देखिए अब छोटी आंत जो होता है क्या दिया था इसको, बड़ी आंत को अवशिष्ट दिया था, गंदगी दिया था, शरीर के लिए जो फायदेमंद नहीं है। उसके साथ साथ क्या चीज़ आ जाता है इसमें, उसके साथ साथ आ जाता है जल, आ जाता है, जो हम लोग जल पीते हैं। ठीक है, वो क्या होता है, कहाँ आता है, डायरेक्ट आता है आपका बड़ी आंत में। कहाँ आता है, बड़ी आंत में। 2 चीज़ मिला इसको, क्या क्या चीज़ मिला आपका, अवशिष्ट चीज़ मिला है, उसके बाद आपका जल मिला है, और उसके बाद कुछ मात्रा में खनिज लवण मिलता है। लगभग जो भी खनिज लवण था, खनिज लवण किसको कहते हैं, खनिज लवण हो गया आपका क्या चीज़, कैल्शियम हो गया, खनिज लवण हो गया, मैग्नीशियम खनिज लवण हो गया, पोटेशियम एक तरह से क्या हो गया, खनिज लवण हो गया। उसके बाद आपका हो जाएगा सोडियम खनिज लवण हो गया, जिंक खनिज लवण हो गया। ये सब क्या आता है आपका, खनिज लवण के अंतर्गत आता है। ठीक ना, मिनरल्स के अंतर्गत आता है। ये लगभग जो होता है ये छोटी आंत का बिलबिला ही अवशोषित कर लेता है, लेकिन कुछ बच जो जाता है ना, वो चले जाता है किसमें, आपका बड़ी आंत में चले जाता है। ठीक है, अब समझिएगा ध्यान से, बड़ी आंत में जो पार्ट होता है, आप देखिए इसको क्या क्या चीज़ मिला, बड़ी आंत को मिला है क्या चीज़ आपका, मिला है इसको, बड़ी आंत को जल मिला है, प्लस क्या मिला है, अवशिष्ट पदार्थ मिला है, और क्या चीज़ मिला है, कुछ मिनरल्स मिला, कुछ क्या हुआ, मिनरल्स मिला। ठीक है, अब देखिए इसका क्या क्या चीज़ करता है। यह जो आपका जो सीकम पार्ट होता है, यानी एक तरह से उंडक जिसको कहते हैं, इसमें एक संरचना होता है, इसको हम लोग कहते हैं अपेंडिक्स। क्या कहते हैं हम लोग, अपेंडिक्स। ठीक है, ये अपेंडिक्स जो होता है, अपेंडिक्स क्या चीज़, अपेंडिक्स इसको कहते हैं, समझ आए ध्यान से। ये जो थोड़ा सा कीड़ा के तरह जो बाहर निकला हुआ है संरचना जो है, इसी को हम अपेंडिक्स कहते हैं। देखिए जब हम लोग आदिकाल में क्या थे, हम लोग घास वो सब कुछ खाते थे, और घास में क्या चीज़ पाया जाता है, सेल्यूलोज पाया जाता है। तो उस समय हम जब घास खा रहे थे तो उस समय जो सेल्यूलोज था उसको पचाने के लिए हम लोग के जो एक तरह से जो अपेंडिक्स है, इसमें एंजाइम्स होता था, उस सेल्यूलोज को पचाने का काम करता था।
लेकिन धीरे धीरे हम लोग का डेवलप हुआ, मतलब खाने पीने का तरीका डेवलप हुआ। अब हम लोग घास उस खाते नहीं, ठीक है। धीरे धीरे क्या हम लोग भोजन की ओर इधर आए, गमन करते गए। एक तरह से जो शाकाहारी, एक तरह से संपूर्ण रूप से हम जो शाकाहारी पे डिपेंडेंट थे, हम लोग उस चीज़ को छोड़ते गए। धीरे अभी तो विभिन्न प्रकार का भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं। तो जिसके कारण क्या हुआ, देखिए जो भी चीज़ आप अगर छोड़ते जाते हैं, जो भी आदत छोड़ते जाते हैं, जो भी शरीर का अंग का यूज करना छोड़ते जाते हैं, धीरे धीरे वो आपका शरीर के अंगों से वो क्या होता है, विलुप्त हो जाता है। जैसे देखिए हम लोगों में भी क्या था, पूछ था। अब पूछ का हम लोग का इस्तेमाल होना, हम लोग क्या, पूछ का जो इस्तेमाल जो है हम लोग करना बंद कर दिए, ठीक ना। लगभग क्या होता है, धीरे धीरे क्या हुआ, पूछ खत्म हो गया। लेकिन वह पूछ जिस हड्डी से जुड़ा था, वह हड्डी अभी भी हम लोग में है। टेल बोन जो होता है, रीढ़ की हड्डी, जो लास्ट पोर्शन जो होता है रीढ़ की हड्डी का, वही क्या होता है, आपका टेल बोन होता है, यानी पूछ की हड्डी होता है। पूछ की हड्डी है, लेकिन पूछ का हम लोग इस्तेमाल करना बंद कर दिए थे। एक तरह से उसका यूज होना हम लोग के शरीर में बंद हो गया था, इसलिए वो धीरे धीरे खत्म हो गया। जो भी हम लोग का शरीर में धीरे धीरे जिसका हम यूज हम लोग क्या करते हैं, कम करने लगते हैं, उसका ना के बराबर यूज करते हैं, ठीक ना, वो धीरे धीरे क्या होता है, वो हमारे शरीर से विलुप्त हो जाता है। तुरंत नहीं विलुप्त होता है, लोग समझ लीजिए लाखों साल गुजर जाता है विलुप्त होने में। उसी प्रकार से यह अपेंडिक्स क्या होता है, हमारे शरीर में कोई काम नहीं, क्योंकि हम लोग घास उस खाते नहीं, ठीक है। लेकिन इसमें जो एंजाइम था, वो एंजाइम तो स्रावित इसमें नहीं होता, लेकिन जो अंग जो था अपेंडिक्स था, वह अभी भी है ही। लेकिन हाँ, आपका बैल में, गाय में है अपेंडिक्स, ठीक ना। वो क्या करता है, उसमें एंजाइम्स भी है। एंजाइम्स भी है क्यों, क्योंकि वो क्या करता है, सेलुलोज का ग्रहण करता है। सेलुलोज किस में पाया जाता है, कोशिका भित्ति में पाया जाता है। कोशिका भित्ति किस में होता है, आपका जो पौधे का जो कोशिका होता है उसमें होता है, ठीक है। तो आप समझिए ध्यान से, जो घास जो ग्रहण करता है, आपका बैल हो गया, गाय हो गया, सब जो ग्रहण करता है, वो क्या करता है, वो सेलुलोज का ग्रहण करता है। सेलुलोज को उसको पचाना भी जरूरी है, उसी में यह काम आता है उसका, अपेंडिक्स में उपस्थित एंजाइम। लेकिन हम लोग के लिए कोई फायदेमंद नहीं है यह, ठीक ना। इसीलिए होता है क्या चीज़, देखिए ये अपेंडिक्स क्या होता है हम लोग के लिए, कोई एक तरह से क्या है, अवशेषी अंग है। क्या एक तरह से ये अवशेषी अंग है। देखिए अवशेषी अंग कौन कौन सा है हम लोग के शरीर में, जैसे देखिए क्या, ये अपेंडिक्स है, ये हमारे शरीर के लिए कोई फायदेमंद नहीं है। जैसे देखिए हम लोग क्या होता है, ये कान, ये जो है, ये कान क्या है, अवशेषी अंग है, इसका कोई काम नहीं हम लोग के शरीर में, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब देखिए मतलब फायदा मतलब क्या, जो भी वैज्ञानिक तौर तरीके से हमारे शरीर के लिए जो फायदा दे रहा है, वही हमारे लिए ठीक है। यदि इस कान को हटा भी देंगे तो हम सुन पाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद देखो जो विजडम टीथ जो होता है आपका, अकल दांत जो होता है, जो 25 वर्ष के बाद जो आता है, वह दांत क्या आता है, वह भी दांत आपके लिए कोई खास फायदेमंद है। वह टूट भी जाए, चल भी जाए, उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। आपका ये जो बाल जो होता है, बाल भी क्या होता है, वैज्ञानिक तौर तरीके से हमारे शरीर के लिए कोई फायदेमंद नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बाल को यदि काट दीजिएगा तो आपको कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है, आपका शरीर जैसा वैसा ही रहेगा, ठीक है। चलिए बहुत बने लगभग इस तरह से हो गया। अब ये एक हो गया आपका हेयर हो गया एक, उसके बाद आपका कान हो गया 2, उसके बाद टेल बोन हो गया, मतलब पूंछ की हड्डी 3, उसके बाद क्या हो गया आपका विजडम टीथ हो गया 4, उसके बाद एक हो गया आपका ये अपेंडिक्स 5, ठीक है। अब देखिए हम लोग के शरीर में अपेंडिक्स तो फायदा तो कुछ नहीं दे रहा, लेकिन उसका अंग तो है। तो ये क्या होता है, कभी कभी हम लोग को नुकसान देता है। नुकसान कैसे देता है, इससे हम लोग मसाला युक्त भोजन जो ग्रहण करते हैं, तेल वाला ज़्यादा ग्रहण करेंगे, देखिए मसाला युक्त भोजन को कोई भी एंजाइम सही रूप से पचा नहीं पाता है, ठीक ना। अब जो नहीं पचेगा छोटी आंत तक में, उसको क्या करता है, छोटी आंत बड़ी आंत को देता है। अब बड़ी आंत को जैसे देता है यहाँ पे ना, तो ये क्या होता है, गड्ढा होता है, ये थैली होता है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स में क्या होता है, थैली होता है। इसी थैली में क्या होता है, वो क्या होता है, जमा हो जाता है। अब जमा हो जाने से क्या होता है, वह धीरे धीरे सड़ता है वहाँ पे, और वहाँ क्या होता है, एकदम संक्रमण पैदा कर देता है। संक्रमण पैदा कर देगा। अब नॉर्मली समझिएगा, आपकी कोई यहाँ चोट लगता है या घाव होता है, जहाँ घाव होगा वहाँ का क्या होता है, मांस धीरे धीरे फूल जाता है वहाँ पे, ठीक है। उसी प्रकार से ये भी अपेंडिक्स क्या होता है, धीरे धीरे वहाँ फूल जाएगा। अब फूल जाएगा तो दर्द तो करेगा ही, आपका शरीर का अंग है, ऐसा बात कि नहीं है, काम खाली नहीं कर रहा है, लेकिन शरीर का तो अंग ही है ना, है। तो अब जैसे समझिए ध्यान से, अब ये क्या करेगा, तो दर्द करने लगेगा। तो अब डॉक्टर क्या करेगा, आपका उसमें अल्ट्रासाउंड करेगा। अल्ट्रासाउंड करने के बाद पता चलेगा उसको कि हाँ एक तरह से क्या है, फूल गया है ज़्यादा। डॉक्टर बोलेगा आपके अपेंडिक्स को काटना पड़ेगा, तो ठीक है, उसको काट दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी भी कटवा सकते हैं, बाद भी हमको नहीं भी दर्द दे रहा है, चाहेंगे तो उसको हम कटवा सकते हैं। तो हम क्यों कटवाएं, जब हमको कोई अभी नुकसान दे ही नहीं रहा है। जब हमको नुकसान देगा तब हटवा दिया जाता है, ठीक है। चलिए अब देखिए, जो सीकम जो पार्ट होता है, सीकम पार्ट में कुछ ही जल का अवशोषण होता है, एकदम ना के बराबर अवशोषण होता है। मुख्य इसका जो पार्ट जो होता है आपका, ये कोलोन होता है, बृहदांत इसको कहते हैं। क्या होता है, यह कोलोन पार्ट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब देखिए कोलोन में क्या होता है, कोलोन में आपका जल का अवशोषण होता है। क्या होता है, आपका जल का अवशोषण होता है, ठीक है। ये क्या चीज़ होता है आपका, जल का, क्या क्या चीज़ आया था, जल आया था। तो जल का अवशोषण किस में होता है, आपका कोलोन पार्ट में। जल अवशोषित हो गया, अवशोषित होकर के जल पूरे शरीर में जाएगा। जैसे पोषक तत्व छोटी आंत में अवशोषित होकर पूरे शरीर में गया था ना, उसी प्रकार से जल क्या होता है, यह कोलोन में क्या होता है, ये अवशोषित होकर के शरीर के पूरे अंग में जाएगा।
सब जगह चला जाएगा। ठीक है, शरीर के लिए एक तरह से हमारे शरीर में जल बना हुआ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद अब क्या बचा, अवशिष्ट पदार्थ। जो अवशिष्ट जो पदार्थ बचा है इसका क्या होता है, देखिए अवशिष्ट जो पदार्थ होता है इसका क्या होता है, हमारे कोलोन में जो होता है एक ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया होता है। क्या होता है, एक ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया होता है। क्या होता है, ई कोलाई बैक्टीरिया होता है। ठीक है, यह बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है ई कोलाई बैक्टीरिया। यह ई कोलाई बैक्टीरिया क्या करता है, यह जो अवशिष्ट पदार्थ जो होता है, ठीक ना, इससे यह भोजन ग्रहण करता है। यह क्या करता है, भोजन ग्रहण करता है। एक तरह से यह अपने फायदे के लिए है। ई कोलाई बैक्टीरिया क्या है, अपना फायदे के लिए है, मैंने रूप से अभी तक समझे तो। लेकिन एक बात बताइए, यदि हमको नुकसान भी पहुंचाता तो हम क्या करते हैं, हम लोग दवाई खाते, कोई तरह से दवाई सब लेकर खा करके क्या करते हैं, इसको हम मार देते हैं। लेकिन ये हमको फायदा भी देता है। बेचारा ये कर रहा है क्या कि अवशिष्ट पदार्थ जो बचा हुआ है, ठीक ना, उससे अपना भोजन तो ग्रहण कर ही रहा है, साथ ही साथ यह अवशिष्ट चीज़ को क्या करता है, यह सड़ाता है। क्या करता है, यह सड़ाता है, या इसको क्या करता है, ये गलाता है। ठीक ना, सड़ा गला देगा। इसलिए इससे क्या होता है, धीरे धीरे क्या हो जाता है, आपका अवशिष्ट जो चीज़ था वह सॉफ्ट होता है। क्या होता है, यहाँ पे सॉफ्ट होता है। अब सॉफ्ट हो जाने के बाद क्या होगा, एक तरह सॉफ्ट करने का काम किया, सॉफ्ट हो जाएगा तब ना ये आसानी से एक तरह से गमन करेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा। ठीक है, अब समझिएगा ध्यान से। अब उसके बाद एक और चीज़ क्या करता है, इसी अवशिष्ट पदार्थ को क्या करता है, इससे क्या चीज़ का निर्माण कर देता है, एक तरह से यह विटामिन के का और विटामिन B12 का। बताइए, ई कोलाई बैक्टीरिया क्या किया, अपना तो भोजन खाया, ठीक है, लेकिन साथ साथ में दो काम किया आपका। एक भोजन को सड़ाया, अवशिष्ट चीज़ को सड़ा दिया, गला दिया, उसको सॉफ्ट कर दिया। उसके साथ साथ क्या किया, आपको फायदा क्या दिया, विटामिन के और विटामिन B12 दिया। अब विटामिन के क्या करता है, इस चीज़ को समझना ध्यान से। देखिए, अक्सर आप सुने होंगे विटामिन के क्या करता है, रक्त का थक्का बनाता है। क्या करता है, रक्त का थक्का बनाता है। याद रखिएगा, ये थक्का खुद बनाने के लिए नहीं जाता है, ये थक्का बनाने के लिए खुद नहीं जाता है। ये करता क्या चीज़ है, एक प्रोटीन है प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनिजिन, एक तरह से एक प्रोटीन होता है। वह क्या होता है आपका, यह लीवर जो होता है, लीवर में उसका निर्माण होता है। वह लीवर वह प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनिजिन जो होता है वह क्या करता है, बाद में आपका जैसे नस है, नस क्या कट गया, वहाँ से ब्लडिंग होने लगेगा, वही दोनों प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनिजिन आ करके यहाँ पर थक्का बनाएगा, आपका ब्लडिंग बंद हो जाएगा। ठीक है, अब कौन कर रहा है यह काम, ब्लडिंग को रोकने का काम कौन किया, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनिजिन किया। लेकिन यह कहते हैं हम लोग क्या, विटामिन के रक्त का थक्का बनाता है। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है, यही विटामिन के जो होता है लीवर में आकर के प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनिजिन के निर्माण की प्रक्रिया में सहायता प्रदान करता है। यदि विटामिन के नहीं रहेगा तो इसका निर्माण होना संभव नहीं है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, मैंने मैन रूप से ये क्या, किसका निर्माण किया, रक्त का थक्का थी, इसका प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण किया, और प्रोथ्रोम्बिन रक्त का थक्का बना रहा है। इसका मतलब ये भी उसी कॉन्सेप्ट में आता है ना। इसीलिए हम लोग कहते हैं रक्त का थक्का बनाने का काम करता है विटामिन के। लेकिन ये खुद नहीं जाता थक्का बनाने के लिए, किसी को भेजता है। समझ लीजिए क्या होता है, ठेकेदारी का काम कर रहा है। ठीक है, लेबर मजदूर को भेज दिया काम करने के लिए, यहाँ से आदेश देने का काम कर रहा है। ठीक है, चलिए, रक्त का क्या करता है, थक्का बनाता है। अब विटामिन B12, देखिए विटामिन B12 क्या होता है, यह क्या करता है, आपका रक्त का निर्माण करता है। यानी एक तरह से इसका यदि विटामिन B12 का आपके शरीर में कमी हो जाता है तो आपका क्या हो जाएगा, रक्त का कमी हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग एनीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसको, एनीमिया कहते हैं। अब विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है, साइनोकोबाल्मिन। क्या होता है आपका, साइनोकोबाल्मिन। साइनोकोबाल्मिन इसका मतलब समझ लीजिए, इसमें पूछा जाता है कि विटामिन B12 में किस धातु की मात्रा होती है। ठीक ना, कौन होता है आपका, कोबाल्ट। क्या चीज़, कोबाल्ट। इसका मतलब क्या होता है कि आपका कोबाल्ट की मात्रा पाया जाता है। यह बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, याद रखिएगा, विटामिन B12 क्या करता है, इस तरह से आपका विटामिन B12 आपके शरीर में संपूर्ण रूप से बना हुआ रहता है, तो क्या होगा, आपके शरीर में रक्त का कमी कभी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन वही विटामिन B12 का कमी हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपको एनीमिया हो जाता है। उसके बाद इसका रासायनिक नाम क्या होगा, साइनोकोबाल्मिन है, इसमें कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, चलिए, यहाँ तक एक तरह से जो आपका जो कोलोन का जो पार्ट था, ये कोलोन का पार्ट लगभग संपूर्ण रूप से खत्म हो चुका है। अब क्या होता है, यह जो सड़ाता जो गलाता है ना भोजन को, यहाँ पे क्या लिखे थे, इस भोजन को जो सड़ाता जो गलाता है, जब सड़ा गला करके भोजन को क्या बनाता है, मल बनाता है। क्या बनाता है, मल बनाता है। अब यह मल क्या होगा, कहाँ तक में, यहाँ तक आते थे भोजन क्या होता है, मल बन जाता है। यहाँ तक आते थे भोजन क्या बचता है, आपका मल बन जाता है। अब इस सभी मल को क्या करता है, एक मलाशय जिसको रेक्टम कहते हैं, ये मलाशय, यहाँ इस क्षेत्र को, ये हो गया क्षेत्र का मलाशय का क्षेत्र। देखिए, इस मल को क्या कहता है, जहाँ करके जमा करते हैं उसको हम कहते हैं मलाशय। जैसे देखिए क्या होता है, शुक्राणु जहाँ जमा होता है उसको क्या कहते हैं, शुक्राशय। मूत्र जहाँ जमा होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, मूत्राशय। पित्त जहाँ जमा हो रहा था क्या कहते हैं उसको,
पित्ताशय, आशय मतलब होता है घर, जिसका नाम उसमें जोड़ रहा है उसी का घर। जैसे किसका घर बोल रहा है यहाँ पे, मलाशय यानी मल का घर। जो मल जितना बना हुआ था उसको क्या कहता है, इसमें आकर के जमा कर दे, उसको हम क्या कर रहे हैं, मलाशय। अब मलाशय से ही क्या होता है, आपका जुड़ा हुआ होता है। कौन आपका जुड़ा होता है, ये एनस, जिसको गुदा कहते हैं, इसी को हम कहते हैं मल द्वार। मल द्वार मतलब मल द्वार मतलब जिससे क्या होता है, मल बाहर निकलता है। क्या होता है, इस मल द्वार के रास्ते से क्या होता है, मल बाहर निकल जाता है। ठीक है, आप समझिए ध्यान से कि संपूर्ण रूप से क्या हो गया, तरह से जो पाचन की प्रक्रिया क्या हुआ, स्टार्टिंग हम लोग कहाँ से किए थे, पाचन की प्रक्रिया को मुख से शुरू किए थे। क्या किए थे, मुख से शुरू किए थे, और एनस तक में क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। जो भोजन हम ग्रहण किए थे, जो अपशिष्ट था, जो सही था, छोटियाँ तो उसको अवशोषित करके शरीर में दे दिया, और जो एक तरह से जो अपशिष्ट चीज था उसको क्या किया, मल द्वार के द्वारा क्या कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया। चलिए, अब यहाँ तक तो लगभग क्या हो गया, ये कंप्लीट हो चुका है। चलिए, इससे संबंधित कुछ जो बीमारी है उसका हम लोग जिक्र कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए, एक बीमारी का नाम सुनेंगे आप लोग, डायरिया। क्या चीज़ का, डायरिया। देखिए, डायरिया होता क्या चीज़ है, जैसे देखिए जो भी हम लोग भोजन शुरू से ग्रहण किए थे, मुख के पास से ग्रहण किए थे, वो भोजन किस माध्यम से आगे बढ़ रहा था, पाचन तो हो ही रहा था, किस कारण से आगे बढ़ रहा था, एक प्रक्रिया होता है, इसको हम कर्माकुंचन कहते हैं, यानी पेरिस्टालसिस कहते हैं। वह पेरिस्टालसिस प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, मुख से भोजन कहाँ तक आया, पेट से, पेट में, अब पेट से भोजन आया छोटी आंत में, और छोटी आंत से भोजन आया बड़ी आंत में, अब बड़ी आंत से अपशिष्ट क्या हुआ, बाहर हुआ। एक बस वही पेरिस्टालसिस प्रक्रिया जो होता है, कर्माकुंचन प्रक्रिया जो होता है, वो भोजन को क्या करता है, धकेलते जाता है, आगे बढ़ाते जाता है, आगे बढ़ाते जाता है। ठीक ना, वो कर्माकुंचन नहीं प्रक्रिया होगा। कोई व्यक्ति को यदि उल्टा भी लटका दीजिएगा, उसके बाद भी उसको भोजन खिलाइएगा, सर उसका नीचा भी रहता है, तो उसका क्या करता है, भोजन क्या उसके पेट तक पहुंच जाता है। किसके कारण से, कर्माकुंचन प्रक्रिया। कर्माकुंचन प्रक्रिया में होता है इसी तरह से भोजन क्या हुआ, एक तरह से गीला होता है। ठीक ना, अब जिस प्रकार से इस प्रकार से होता है, यहाँ पे से कोई भी चीज़ गीला चीज़ को रखेंगे, इस तरह से दबाएंगे, क्या धीरे धीरे वो आगे बढ़ेगा, फिर ऐसे बढ़ता है, फिर इस तरह से ढकता है, फिर उसको धकेलता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर इस तरह सटता है, फिर इस तरह धकेलता है। इसी तरह से क्या होता है, उसको धकेलते जाता है, भोजन क्या होता है, आगे बढ़ते जाता है। स्टार्टिंग आपका यहाँ से होता है कर्माकुंचन प्रक्रिया, ये होते होते कहाँ तक जाता है, एनस तक जाता है। वहीं अगर यदि यह जो बड़ी आंत है, बड़ी आंत में कर्माकुंचन तो होना जरूरी है, कर्माकुंचन नहीं होगा, जो अपशिष्ट चीज यहाँ से इलियम से मिला हुआ था वह क्या हुआ, कर्माकुंचन नहीं होगा, तो उसको आगे धकेलेगा कौन, यहाँ धक्का देने वाला कोई चीज़ तो होता नहीं है, वह कर्माकुंचन ही जो होता है, जो कि क्या करता है, आगे बढ़ाता है प्रक्रिया से। ठीक है, अगर देखिए नॉर्मल जो प्रक्रिया जब चलते रहता है, तो यहाँ क्या बोले थे हम, जल का अवशोषण होता है, जल का अवशोषण होता है बड़ी आंत में। अब क्या होगा, वही कर्माकुंचन बहुत तेज हो जाएगा, बहुत तेजी से यहाँ से लिया, बहुत तेजी से धकेल के यहाँ से बाहर निकाल दिया। अब उसमें क्या हो जाएगा, जल धीरे धीरे रुकेगा, कुछ देर तब ना उसका अवशोषण होगा, है गति स्लो रहेगा तब ना उसका अवशोषण करने में मदद मिलेगा, आसानी से उसका अवशोषण करेगा। लेकिन यह गति क्या होता है, कर्माकुंचन तेज होता है, तो अपशिष्ट चीज क्या होता है, बहुत तेजी से बाहर निकल जाता है। तो जल का तो अवशोषण हुआ नहीं। अब जल का अवशोषण नहीं हुआ तो जल किस में मिलेगा, आपका जो अपशिष्ट पदार्थ है उसमें जल मिल जाएगा। जल मिल जाने से, उसमें जल मिल जाने से क्या हो जाता है, आपका मल जो होता है क्या होता है, पतला हो जाता है। मल क्या होता है, पूरा पतला होता है, क्योंकि उसमें जल का बहुत अधिक मात्रा हो गया। जल का मात्रा जिस चीज़ में अधिक होगा उसका क्या हो जाएगा, उसका गाढ़ापन उसका क्या हो जाएगा, एकदम ना के बराबर हो जाएगा, कम जाएगा गाढ़ापन। अब गाढ़ापन जो कम हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ये बहुत तेजी से कहाँ पहुँच जाता है, आपका यहाँ मल द्वार के पास पहुँच जाता है। अब मल द्वार के पास पहुँचने के बाद क्या होता है, यहाँ पे जो तंत्रिका होता है, न्यूरॉन्स होता है, वह सूचना देता है किसको, मस्तिष्क को, कि हाँ मल आ चुका है। ठीक ना, अब अगर ये सूचना देता है तो समझिए ध्यान से, लगभग तो हमारे मस्तिष्क के पास कंट्रोल में रहता है कि हाँ ये जो एनस पार्ट है, कब इसको खोलना है, कब इसको बंद करना है। लेकिन अगर यदि इस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है तो आपका क्या होता है, मस्तिष्क उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है। जैसे आपको पेशाब यदि नॉर्मल लगा तो आप रोक के रखिएगा, नहीं रोक के रखें, ठीक ना, जब तक हमारे माइंड कंट्रोल उसको करता है। लेकिन बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तब क्या होता है, आपका माइंड उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है। ठीक ना, इसलिए क्या होता है, व्यक्ति को बार बार क्या होता है, वाशरूम जाना पड़ता है, बार बार वाशरूम जाना पड़ता है। किस चीज़ के लिए, किस बीमारी में, आपका डायरिया में। कारण क्या होता है, कर्माकुंचन अधिक हो जाता है, जिसमें क्या होता है, जल का अवशोषण नहीं होता। अब देखिए इससे समस्या क्या चीज़ होगा, जल का जो अवशोषण नहीं होगा, आपके शरीर में क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, जल की कमी हो जाएगी। और एक तरह से आपको बोले थे आयरन्स जो होती है, ये जो होता है आपका मिनरल्स जो होता है, मिनरल्स का भी कमी हो जाता है।
ठीक है। इसको एक तरह से दूर करने के लिए एक तरह से रेगुलर आप व्यायाम कीजिए, या फाइबर वाला जो भी चीज़ होता है भोजन उसको ग्रहण कीजिए। फाइबर वाला मतलब कि सलाद जो होता है, जो कच्चा सलाद जो होता है, ठीक ना, वो सब चीज़ ज़्यादा खाइए, सब्जी ज़्यादा खाइए, चावल दाल के तुलना में सब्जी का सेवन ज़्यादा कीजिए, उसमें अत्यधिक आपको फाइबर मिलेगा, जिसके कारण तो फाइबर में क्या होता है, जल को अवशोषित करने का क्षमता होता है। फाइबर में क्या होता है, जल को अवशोषित करने का क्षमता होता है, वह जल को अवशोषित करेगा, ठीक है। ये आपका एक डायरिया होता है, ठीक है। चलिए, ये उसके बाद दूसरा क्या होता है आपका कब्ज। क्या होता है कब्ज? कब्ज का नाम बहुत बार सुने होंगे। कब्ज क्या करता है, जहाँ ये कब्ज होता है डायरिया का उल्टा होता है। कब्ज क्या होता है, डायरिया का उल्टा होता है। जहाँ यहाँ पे कर्माकुंचन की प्रक्रिया बहुत तेज हो गया था, वहीं पे क्या हो जाता है, यहाँ कर्माकुंचन की प्रक्रिया बहुत स्लो होगा, धीरे धीरे होगा। उसमें हो गया था पूरा तेज हो गया था, ठीक है। इसमें क्या होगा, धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे होगा। इसका मतलब क्या होगा, जल जो मिला हुआ है आपसे इस चीज़ में, वह क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। अब जैसे कोलोन में धीरे धीरे बढ़ेगा, तो कोलोन क्या करेगा, उस जल को ज़्यादा अवशोषित कर लेगा। क्या कर लेगा, ज़्यादा अवशोषित कर लेगा। ज़्यादा अवशोषित कर लेने से क्या हो जाता है, मल जो होता है बहुत कठोर हो जाता है। मल क्या हो जाता है, बहुत कठोर, उसमें जल ही नहीं है, सब जल को अवशोषित कर लिया गया है। तो क्या हो गया, वह मल क्या हो जाएगा, बहुत कठोर हो जाएगा। मल कठोर हो जाने से होता है क्या चीज़, जैसे मल इस तरह से आएगा, ठीक है, बहुत हार्ड है, इसको मुड़ने में क्या होता है, उसको दिक्कत होता है, यहाँ पे आकर के मुड़ नहीं पाएगा सही से, ठीक। जब हार्ड हो गया कोई चीज़ तो एक तरह से गमन नहीं करेगा सही से, जिसके कारण क्या आता है, एक मल के पीछे दूसरा मल के पीछे एक तरह से क्या होता है, एक तरह से लाइन लग जाता है यहाँ पे आकर के, चाहे ये लाइनिंग यहाँ आए चाहे यहाँ आए। ऐसा हो जाने से क्या होता है, मल आपके शरीर से क्या होता है, बाहर निकलना क्या होता है, मुश्किल हो जाता है। और उसमें क्या हो जाएगा, वह धीरे धीरे एक तरह से गैस का निर्माण करेगा, बहुत भिन्न प्रकार की बीमारी को वह निर्माण करता है। इसलिए बोला जाता है कब्ज जो होता है बहुत बीमारियों की तरह समस्या है, बहुत ज़्यादा, ठीक ना, वो बहुत ज़्यादा बीमारी पैदा कर सकता है। अब समझिए ध्यान से, उससे और नुकसान क्या चीज़ होता है कि जैसे देखिए ये क्या जल हाँ, एक होने का मुख्य कारण क्या होता है, अब पानी जो भी व्यक्ति बहुत कम पीता है, एकदम ना के बराबर। इसमें कब्ज होने का मेन कारण ये होता है पानी एकदम ना के बराबर पीना। पानी यदि आप कम पीते हैं, एकदम ना के बराबर पीते हैं, तो ये समस्या होगी। यदि पानी आप बहुत अधिक मात्रा में पीते हैं तो आपको कब्ज का समस्या होने का चांस ना के बराबर रहेगा, ठीक ना। इसमें क्या होता है, आपका कर्माकुंचन बहुत स्लो हो जाता है। एग्जाम्स में ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, एग्जाम से यही पूछेगा कि जो है ना, इसमें से कौन पाचन तंत्र से जुड़ी समस्या है, बीमारी में कौन कौन है। आपका डायरिया भी पाचन तंत्र से जुड़ी समस्या है, कब्ज भी क्या होता है, पाचन तंत्र से जुड़ी समस्या है। एक और एक तरह से कहते हैं कि ये आपका टाइफाइड जो होता है, टाइफाइड। देखिए टाइफाइड क्या होता है, उसमें कौन सा बैक्टीरिया होता है आपका, सल्मोनेला टाइफी। क्या होता है आपका, सल्मोनेला टाइफी। इसके बारे में थोड़ा समझते हैं, ये क्या है, एक प्रकार का बैक्टीरिया है, ये एक प्रकार क्या है, बैक्टीरिया है। अब देखिए ध्यान से, हम लोग के क्या होता है, मुख में जो होता है लार होता है, लार में क्या पाया जाता है, लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। वह एंजाइम क्या करता है, बैक्टीरिया वायरस को मारने का काम करता है, ठीक है। अब देखिए कोई भी, जैसे कि आपका सल्मोनेला टाइफी, ये भी क्या प्रकार का बैक्टीरिया है। ये जैसे बैक्टीरिया आएगा, ये एक तरह से लाइसोजाइम तो मारने का कोशिश करेगा, लेकिन नहीं, यह बैक्टीरिया क्या होता है, उससे बच के निकल जाता है। यहाँ से बच के जैसे निकलेगा, आएगा किसके पास, पेट के पास। पेट में क्या पाया जाता है आपका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पेट में क्या पाया जाता है आपका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये तो और ज़्यादा पावरफुल है, ये भी यही काम करता है आपका, जो वायरस या बैक्टीरिया रहता है उसको मारने का काम करता है। लेकिन यह जो होता है आपका, ये सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया जो होता है, यह इससे भी बच निकलता है, ठीक है, इससे भी यह बच निकलता है, इसको भी एक तरह से मार देता है। उसके बाद फिर कहाँ आ जाता है आपका, यह आंत में आता है, यह छोटी आंत में आता है। लेकिन छोटी आंत के पास कोई भी ऐसा चीज़ है ही नहीं जो कि बैक्टीरिया को मारने का काम करेगा। बस यहाँ पे क्या होता है, यह बैक्टीरिया अपना घर बना लेता है एक तरह से, वहाँ अपना क्या होता है, प्रकार को फैला देगा, जिसके कारण क्या होता है, यह छोटी आंत में क्या होता है, संक्रमण हो जाता है, घाव हो जाता है, ठीक है। उसको कौन सा बीमारी कहते हैं, टाइफाइड। क्या कहते हैं, टाइफाइड। बहुत अत्यधिक उसमें क्या आता है, बुखार बहुत तेज आता है। क्या होता है इसका, सल्मोनेला टाइफी से क्या होता है आपका, टाइफाइड होता है, ठीक है। अब देखिए बहुत ऐसा सब है, जैसे देखिए हम लोग जैसे कि टीबी जो होता है, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से होता है। टीबी भी क्या होता है, एक तरह से क्या होता है, भोजन के माध्यम से भी चला जाता है। वह भी बैक्टीरिया को एक तरह से लाइसोजाइम मार पाता है, ना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मार पाता है, ठीक ना। यदि श्वसन के माध्यम से आपका टीबी हो रहा है तो उसका क्या होता है, नाक के अंदर भी क्या होता है आपका सेलेस्मा पाया जाता है, ठीक ना। द्रव पदार्थ होता है, गाढ़ा होता है, सेलेस्मा होता है, उसमें भी क्या होता है आपका, लाइसोजाइम होता है। वहाँ भी मारने का कोशिश करता है, लेकिन लाइसोजाइम से क्या आता है, उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से वो जाकर के फेफड़े को संक्रमित कर देगा, आपको टीबी कर देगा, ठीक है।
चलिए लगभग क्या हो गया कि एक तरह से पाचन तंत्र का जो भी एक तरह से समस्या था, और क्या क्या चीज़ बता दिए थे रोग के बारे में। एक बता दिए थे हम, जॉन्डिस जो होता है, पीलिया रोग जो होता है वो किसके कारण से होता है, आपका बिलीरुबिन जो होता है, बिलीरुबिन की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है आपके एक तरह से पित्त रस में, तो उसके कारण क्या होता है, आपका जो नाखून होता है वो पीला होने लगता है, आँख आपका पीला होने लगता है, त्वचा आपका पीला होने लगता है, उसको क्या, तो उसमें क्या होता है, आपका पीलिया रोग होता है। और क्या चीज़ के बताए थे, लीवर सिरोसिस के बारे में बताए थे, तो उसमें क्या हुआ था, लीवर में उपस्थित हेपेटिक कोशिका थी, हेपेटिक कोशिका को हेपेटाइटिस का एक हेपेटाइटिस जो होता है उसका वायरस होता है, 5 प्रकार का वायरस होता है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई। उसमें से क्या बोले थे, हेपेटाइटिस बी और सी, ये क्या होता है, रक्त के माध्यम से फैलता है। हेपेटाइटिस ए, डी, ई, ये क्या होता है, आपका भोजन के माध्यम से फैलता है या फैले किसी भी तरीक़ा से। ये क्या करता है, जा करके लीवर का जो एक जिस कोशिका से लीवर का निर्माण होता है, हेपेटिक कोशिका, उस कोशिका को यह मारने का काम करता है। उसके मरने के बाद क्या होता है, वह लीवर क्या होता है, सही रूप से काम नहीं कर पाता है, लीवर संक्रमित हो जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लीवर सिरोसिस कहते हैं। वही लीवर सिरोसिस यदि और ज़्यादा समय तक रह जाता है, आप उसका इलाज नहीं कराते हैं, आपको लीवर कैंसर होने का चांस होता है। वो बीमारी हो चुका था। उसके बाद आपको बताए थे क्या चीज़, आपके रक्त में यदि ग्लूकोज की मात्रा आवश्यकता से अधिक, आवश्यकता तो है, ग्लूकोज की मात्रा रक्त में चाहिए, क्योंकि वही ग्लूकोज क्या है, वही रक्त के माध्यम से ग्लूकोज कहाँ पहुँचता है, आपको सिखा तक पहुँचता है, शरीर का ऊर्जा, शरीर में ऊर्जा बनता है, ठीक है। लेकिन वही आवश्यकता से अधिक यदि आपके रक्त में ग्लूकोज की मात्रा हो जाता है, आपको कौन सा बीमारी होता है, आपका मधुमेह बीमारी होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश में डायबिटीज़ कहते हैं, और गांव में एक तरह से उसको चीनी कहते हैं, शुगर कहते हैं। यदि आपको मधुमेह या डायबिटीज़ को कहते हैं, वो यदि हो जाता है तो क्या होता है, आपका शरीर का कोशिका विभाजन नहीं होने लगता है। इसका मतलब जो भी आपका घाव हो जाएगा वह घाव भरेगा नहीं, क्या कोशिका विभाजन के कारण ही घाव भर पाता है। तब इसी के कारण से होता है, जिसको मधुमेह या डायबिटीज़ रोग होता है, डॉक्टर क्या करता है, उसका ऑपरेशन नहीं करता। किसी का भी ऑपरेशन होता है, उसको ऑपरेशन करने से पहले उसका यही एक तरह से डायबिटीज़ चेक किया जाता है कि उसको मधुमेह बीमारी है कि नहीं है। यदि रहता है तो उसका ऑपरेशन नहीं होता है। अगर देखते जब है भी उसको, तो पहले कि क्या करता है, ऑपरेशन करने से पहले उसके मधुमेह में एक तरह से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है, कम करने का दवाई दिया जाता है। यदि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाएगी, यानी मधुमेह रोग को एक तरह से कम कर दिया जाएगा, तब उसके बाद उसका ऑपरेशन किया जाता है। ऐसे देखिए बाद ऑपरेशन कर देगा, घाव छूटेगा ही नहीं, तो वो भी शरीर के लिए और ज़्यादा ही नुकसानदेह है, ठीक है। चलिए ये सब जो भी बीमारी से भी जुड़ा हुआ था ये सब चीज़, और उसके आरसीटी के बारे में बताते हैं। रूट कलांट ट्रीटमेंट जो दांतों में करवाया जाता है, दांत के अंदर का मसूड़ा यदि सड़ जाता है, ठीक है। उसके पायरिया के बारे में बताए थे। पायरिया में क्या होता है, एक तरह से जो बैक्टीरिया जो होता है, यदि भोजन से दांत ब्रश नहीं करने के बाद क्या होता है, जो बैक्टीरिया जो होता है, क्या होता है, दांत का जो लेयर होता है, अंदर का लेयर, उसमें क्या होता है, चिपक जाता है, ठीक ना। और वह बैक्टीरिया क्या करता है, वहाँ पे उसको संक्रमित करता है, जिससे क्या होता है, दांत और मसूड़ा के बीच का गैप हो जाता है, और उसी से क्या होता है, ब्लीडिंग होने लगता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, पायरिया कहते हैं, ठीक है। लगभग सबका सब कंप्लीट जो भी था, इससे जुड़ा रोग भी जो था वो भी कंप्लीट कर दिया। देखिए जब डिजीज पढ़ाएंगे तो डिजीज जाते जाते जितना डिजीज में आप रोग पढ़िएगा उतना सब रोग एक तरह से कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर बाय चैप्टर। जैसे 5 तंत्र में लगभग 7-8 रोग जो था उसका कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद अगला श्वसन तंत्र आएगा, उसमें भी एक तरह 7-8 रोग का हो जाएगा कंप्लीट। बारी बारी से जितना रोग है सब कंप्लीट कर देंगे। बस आपको डिजीज चैप्टर एक तरह से यही लगेगा, मानव रोग संबंधित जो चैप्टर है उसमें एक ही चीज़ लगेगा, आपको सिर्फ रिविजन हो रहा है, ठीक है। चलिए थैंक यू, जय हिंद।